अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6th सोशल न्यू टेक्स्ट बुक 5th लेसन खाना बदोश ज़िंदगी से रिहायशी ज़िंदगी तक। चलो इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट देखेंगे। इससे पहले मैं 4 लेसन्स करा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दूंगी, आप उसको एक मरतबा देख लें और आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक मरतबा टेक्स्ट बुक रख के क्लास सुनते हैं तो ईच एंड एवरी लाइन आपकी कवर हो जाती। ओके, और साथ में नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे खाना बदोश ज़िंदगी से रिहायशी ज़िंदगी तक, तो एक लेसन को समझने के लिए उसका एक यहाँ पे चार्ट दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है जिसके ज़रिए से आपको समझ जाना चाहिए कि एक माइंड मैपिंग है ये। असल में बोलना है तो ये माइंड मैपिंग है। तो इस माइंड मैपिंग में आप समझेंगे कि इस लेसन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि पॉइंट्स नहीं बोल सकते, हेडिंग्स बोल सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे इब्तिदाई दौर की ज़िंदगी, खाना बदोश ज़िंदगी, ग़िज़ा इकट्ठा करना, इसके बारे में यहाँ पे है एक। और पालतू आग जानवर पालना, यानी कि कैसा हुआ, पहले पालतू कैसा बनाए, फिर आ गया, बाद में आग आने का मतलब आग का दरियाफ्त हुई, तो ऐसा सीक्वेंस है। और रिहायशी ज़िंदगी, पत्थर के औज़ारों का इस्तेमाल, मकानात की तामीर वो किस तरह से करते थे, उनकी रिहायशी ज़िंदगी कैसी थी बोल के ये यहाँ पे। तो पहले ज़माने में लोग आके पके हुए चावल, रोटी, अजनास ऐसा कुछ भी वगैरह जो भी है रोज़ाना उनका ग़िज़ा के जैसा इस्तेमाल नहीं करते थे उन्होंने। यहाँ पे देखो, जिनमें पके हुए चावल, मतलब ये लोग पके हुए चावल, रोटी, फल, अजनास, दूध ऐसा इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो कच्चा गोश्त खाते थे, बल्कि आपको पता है ना। तो यहाँ पे देखो एक बात ये है कि यहाँ पे क्या क्या आप जानते हैं कि ग़िज़ा को उगाने से पहले लोग ग़िज़ाई अशिया को कुदरती माहौल से इकट्ठा क्या करते थे। आइए तारीख़ पर एक नज़र डालते हैं कि हम ग़िज़ा को इकट्ठा करने वालों से ग़िज़ा को उगाने वाले कैसे बने। यानी कि हम पहले शिकारी थे, तो हम ग़िज़ा तक उगाने तक ये जो प्रोसेस था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो इस पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं कि पहले ज़माने के लोग कैसे थे, क़दीम ज़माने के। तो यहाँ पे एक बड़ा टाइटल सा है वो इब्तिदाई दौर के लोग, तो हम अर्ली पीपल के बारे में बात करेंगे। तो देखो, हमारे बरसग़ीर यानी कि हिंदुस्तान के अंदर ग़िज़ा इकट्ठा करने वाले जो हज़ारों साल कबल थे शिकारी, उनको हम क्या बोलते हैं, हंटर फूड गैदर्स बोलते, हंटर फूड गैदर्स बोलते। तो इनके ग़िज़ा का एक तरीक़ा है शिकार करना, मतलब उनको कमाना ऐसा कुछ भी नहीं था ना। तो पहले ज़माने में कुछ भी चीज़ें नहीं मालूम थे तो वो शिकार किया करते थे। वो जंगलों पे ज़्यादातर मुनहसर हुआ करते थे, जैसे कि फल, ग़िज़ाई जड़ें, बसले, फलियाँ, बीज, पत्ते, शहद, जंगली अजनास, ये सब इकट्ठा करते थे और उसको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और परिंदों का शिकार करते थे, मछली पकड़ते और अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो शिकार करना और ग़िज़ा इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं। अब जैसा हम लोग ये क्या करते थे, देखो इन्हों क्या तो भी है काम, बल्कि ऐसा भी सोच सकते हैं आप। तो ये क्या इतना आसान काम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक बात क्या है बोले तो, ये पूरे पैराग्राफ में आपको ये बात बताई गई है कि इकट्ठा करना उतनी बड़ी बात नहीं है, बल्कि मतलब उतनी बड़ी बात है, यानी कि ये एक टास्क, ये क्या बोल सकते हैं उसको, आपको कौन सा फल में कैसा था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे बाग में लेके जाके छोड़े, आपको नहीं मालूम क्या चीज़ खाना है क्या चीज़ नहीं है, मतलब आपको उसका आइडियाज़ नहीं है, तो आप क्या खाते वहाँ पे। उसी तरह से पहले ज़माने के लोगों के पास बहुत सारी नियामतें थे, लेकिन कौन से खेतों क्या होता, कौन से खेतों जहर है, कौन सा खेतों हमारे ग़िज़ा के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि नहीं मालूम था। तो ये क्या करते थे बोले तो, कब फल पकता, उसको कब इकट्ठा करना, एक अच्छा आइडिया आ गया उनको। 1 से 2 मरतबा उसका ऑब्ज़र्व करते गए, तो कौन से दरख्त में क्या क्या शिफा है, किससे उनको मतलब जहर है, किससे उनको शिफा होती, ये पूरा उनको मालूम कर लेते थे। अच्छा, तो ये आने वाली पीढ़ियों को, ये नस्लों को कैसा मालूम होता था ये इन्फॉर्मेशन पूरा बोले तो, उनके जो बड़े बुज़ुर्ग रहते थे वो कहानी के शक्ल में क्या करते थे, बच्चों को सिखाते थे कि हम लोग को कौन सा ग़िज़ा खाना है, कौन से पत्ते कैसा हम लोग उसको आइडेंटिफाई करना है। बोलते ना, जंगल में जो रहते हैं उनको उनको आके हर एक जगह का उनको अच्छी तरह से जानकारी आ जाती, कहाँ कहाँ क्या क्या है उनकी अच्छी तरह से जानकारी उनको मिल जाती बोल के। तो उसी तरह से जंगल वालों को मालूम है कि जंगल में क्या चीज़ कहाँ पे है बोल के। तो उसी तरह से उनके बाप दादा बच्चों को क्या करते थे, उनके कहानियों में समझाते थे कि कौन सा दरख्त मुफीद है आपके लिए, कौन सा दरख्त आपके लिए जहरीला है बोल के। तो ऐसा कितनी की मुश्किलों के बाद हम तक ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी चीज़ हम लोग खा सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं खा सकते। वो क़दीम दौर के लोगों की मतलब कोशिशों की वजह से हम लोग क्या कर रहे बोले तो, कौन सी चीज़ खा सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं खा सकते हैं मालूम हो रहा। मतलब हम लोग साइंटिफिकली मैं बोल रही हूँ, ये तो अल्लाह की देन है। हर एक चीज़ भी कब खाना, कब कौन सा खाना, कब क्या खाना, वो अल्लाह खिलाता है। तो इस पैराग्राफ में वही दिया गया है।
तो देखिए यहाँ पे खाना बदोशी ज़िंदगी यानी कि नोमैडिक लाइफ, इसका मतलब ये है कि पहले ज़माने के जो लोग थे ना वो छोटे छोटे ग्रुप में हुआ करते थे, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स हुआ करते थे उनके। वो ज़्यादातर क्या करते थे, गारों में, दरख्तों, चट्टानों के साए में रहते थे उन्हों। तो ग़िज़ा की तलाश में एक मुकाम से दूसरे मुकाम को घूमा करते थे। तो उनकी एक ही प्लेस हुआ करती थी एक गार में, तो वो क्या करते थे, ग़िज़ा इकट्ठा करते थे, घूमते थे जगह जगह, कहाँ पे है ग़िज़ा बोल के घूम के लेके आके गार में बैठ के खाते थे। तो ऐसे लोगों को खाना बदोश कहा जाता है। इनके मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी सभी शिकार और ग़िज़ा इकट्ठा करने के काम में शरीक होते थे। इम्पॉर्टेंट है बेट, याद रखिए, खाना बदोशी ज़िंदगी के वक्त ऐसा था, ख़वातीन एक किस घर में बैठना बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है। ख़वातीन भी क्या करते थे, शिकार के लिए और ग़िज़ा इकट्ठा करने में शरीक हो जाते थे और ग़िज़ा हासिल करदा ग़िज़ा को अपने ग्रोह के तमाम लोगों में तकसीम करते थे। तो देखो हम पे यूनिटी था पहले ज़माने में, तो पूरे के पूरे शिकार के लिए निकल जाते और पूरे के पूरे तकसीम करके खाते थे। और उन्हें किन वजूहात के बिना पर एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाना पड़ा। अब तो यहाँ पे ये हो रहा कि अब ये एक मुकाम से दूसरे मुकाम को कई को गए, उनको खाना बदोश कई को बोलते हैं। यहाँ पे देखो खाना बदोशी के असबाब क्या होते थे बोले तो सिंपल सी एक बात क्या है बताओ, यहाँ पे पूरा मैं आपको कंक्लूजन में बोलने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट रीज़न ये होता है कि उनकी ग़िज़ा। अब देखो आपकी सराउंडिंग में कुछ चीज़ें हैं, आप एक ग्रोह है समझो जंगल में, तो बाजू का जितना भी सराउंडिंग का है उतने ग़िज़ा पूरी उन्होंने खाली कर दी है, मतलब वहाँ पे कुछ फल है ना कुछ भी उनको खाने के लिए नहीं है। तब भी क्या करना पड़ता, उनको दूसरे मुकाम से, अब एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाना पड़ता। रही बात दूसरी, तो वहाँ पे लोगों को रहने के लिए जो जगह रहती, वो जगह के आजू बाजू में पानी रहना। अगर पानी की फराहमी भी नहीं मिली, पानी वहाँ पर भी ख़त्म हो गया, तो उनको दूसरों के जगह पे मतलब दूसरे प्लेस में जाना पड़ता। अगर हम ग़िज़ा की बात करते हैं, शिकार की बात करते हैं, उनके सराउंडिंग में जितने भी जानवर हैं और सभी हैं, मतलब वो ख़त्म हो गए रहते, मतलब वहाँ पे पूरे खाली रहते समझो। तो ऐसे प्लेस में क्या हो सकता, उन्हें दूसरी जगह मुकाम पे जाना पड़ता। तो वहाँ पे और एक बात है, ग़िज़ा के लिहाज से वहाँ पे दरख्त के फल वगैरह हैं वो पके नहीं रहते, मतलब वो वक्त नहीं आया रहता, तो उनको ग़िज़ा नहीं मिलती। तो उसी लिहाज से भी क्या करना पड़ता, वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाना पड़ता बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो गर्मा के मौसम में पूरे झाड़ क्या हो जाते, सूखे हो जाते, मतलब पत्ते, उनको ग़िज़ा नहीं मिलती। तो उन्होंने जो जहाँ पे मौसम में जहाँ पे पानी है वहाँ पे उन्हें ट्रांसफ़र होना पड़ता। तो ऐसा उसके असबाब थे बल्कि यहाँ पे दिया गया है। आग की दरियाफ्त किस तरह से हुई बोले तो जब ग़िज़ा इकट्ठा करने वाले लोगों ने आग की दरियाफ्त की, आपको पता है ना, दो पत्थर को रगड़ने से आग निकलती, यानी कि चिंगारी निकलती, उसके ज़रिए से वो ऐसा कुछ करते थे, तो ऐसा हुआ था बल्कि आपको पता है ना इसके बारे में। अब उसके ज़रिए से उन्होंने क्या करते थे, इसके भी आप फ़वाइद याद रखनी है आग के ज़रिए से होने वाले। तो वो खाना पकाने के लिए पता है ना आपको, ये तो मालूम ही है आपको, और उसको खाने के लिए महफूज बनाने में भी सहूलत होगी। और उन्होंने जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे और गारों में रोशनी के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। लकड़ियों को खुश्क करने के लिए आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो आपको पता है ना, अब चूल्हे के ऊपर कुछ खाना वगैरह पकाने के बाद तो थोड़ी ऐसी लकड़ियाँ आती जो बारिश में भीग गए रहते, उस लकड़ियों को हम लोग क्या करते, चूल्हे के ऊपर रखते। आप अपने घरों में देख सकते हैं। तो जिनके घर में चूल्हा है, अब तो पूरे गैस हो गए, लेकिन जिनके घर में चूल्हा है वो तो मतलब ऐसे ही नीचे आग बुझा दे के उसके ऊपर रख देते। उसके ज़रिए से क्या होता, वो नमी पूरी ख़त्म होकर वो लकड़ी सूख जाती। ऐसा भी वो इस्तेमाल करते थे। ग़िज़ा इकट्ठा करने वाले लोगों के लिए आग कई तरह से कारआमद आती थी, इसलिए वो इसे मुक़द्दस ख्याल करते थे। पहले ज़माने के लोगों में अल्लाह वली, मतलब क्या बोलते, अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था उनको। कुछ मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, उनको जो चीज़ अवेलेबल हो रही है, अब एक आग है, आग से इतने सारे फ़ायदे हो रहे हैं, तो उसे क्या करते थे, वो देवता मानते थे, उसको क्या करते थे, वो एक मुक़द्दस ख्याल करते थे। ऐसा तो पहले लोग, यहाँ पे देखो हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला, तो इतने सब भी करते हैं बोल को हम लोगों को कैसा मालूम हुआ ये बोले तो मैं नहीं, देखो यहाँ पे जो ये औज़ार रहते ना, औज़ारों की हम लोगों को दस्तियाबी हुई, खुदवाइयों में औज़ार निकले, तो हम लोग को मालूम है कि अच्छा आप इतने साल पहले के लोग भी थे, ये औज़ार इस्तेमाल करते थे बोल के। और जो इस्तेमाल करे हुए पत्थर हो, लकड़ियाँ हो और हड्डियों से बने हुए औज़ार हो, वो इस्तेमाल करते थे बोल के मालूम हुआ। और वो औज़ारों को जानवरों की खाल उतारने और खालों की सफाई करने के लिए भी क्या करते थे, वो इस्तेमाल करते थे बोल के मालूम हुआ। और जानवरों की गोश्त और हड्डियों को काटने का काम लेते थे वो औज़ारों से, और ज़मीन खोदते थे
और ग़िज़ाई जड़ें और बसलें हासिल करते थे। तो पहले ज़माने के लोग हमारे जैसा दरांती है, अब हमारे जैसा न्यू टेक्नोलॉजी उस दौर के नहीं थे ना, तो वहाँ के पत्थरों से वो जानवरों की हड्डियों के जो सख्त थे ना हड्डियाँ, उससे आके नोकदार बना के ज़मीन को खोदते थे, बसलें निकालते थे, जड़ें वो खाते थे ना पहले ज़माने में वैसा। तो उन्होंने शिकार के लिए नेज़े और तीर बनाने भी शुरू किए, जब उनकी मदद से आसानी से जानवरों का शिकार भी करते थे बल्कि। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो किस तरह के पहले के क़दीम पत्थर हैं जिसके ज़रिए से वो अपने औज़ार की तरह इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे देखिए ये बेलियम गार है। अब यहाँ पर बेलम गार, ये आपको एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, तो यहाँ पे आके आपको पूरे बड़े सग़ीर में आके हड्डियों से बनाए गए औज़ार यहाँ पे मिले। इसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहा है आपको। ऐसा भी है, मतलब हम लोगों को उनके बारे में ऐसा मालूम हुआ कि उनके जो औज़ार इस्तेमाल करते थे ये गार में हमको मिले बल्कि। तो ये आपको कहाँ पे मिलता है? कर्नूल के गारों से बेशुमार पत्थर के औज़ार बरामद किए हैं। कर्नूल ज़िला में बेतमचला और बंगनपल्ली के करीब हज़ारों तादाद में गार पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि गार हज़ारों साल तक पत्थर के औज़ार इस्तेमाल करने वाले शिकारी ग़िज़ा इकट्ठा करने वाले लोगों की सुकूनत गाहें रही होंगे। तो देखो यहाँ पे कैसा है बोले तो, ये गार आपको मतलब आप एक मरतबा जाके विज़िट करिए, देखिए, बहुत ही अच्छा है गार है। मतलब वहाँ पे ऐसे थे क्या लोग, मतलब पूरा अंधेरा रहता, आपको ऑक्सीजन भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है, आपको सूरज की रोशनी तक बाहर की नहीं आती। वो पहले ज़माने में कैसा थे नहीं मालूम उसके बारे में, लेकिन आपको ऑक्सीजन भी वहाँ पे मिल जाता। मतलब उतना अंडरग्राउंड है ना वहाँ पे। तो मैं गई थी वहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे दस्तयाब हुए हैं ये हड्डियों के, ऐसा बोल के हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे वो एग्जिबिट नहीं करते। तो देखो यहाँ पे देखो, हड्डियों के बने औज़ार सारे बड़े सग़ीर हिंद में सिर्फ इन्हीं गारों में दस्तयाब हुए हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर हड्डियों के बने औज़ार कौन से भी आपको गार में नहीं मिलेंगे, तो ये बेलम केव्स में मिले हैं बल्कि, ये इंपॉर्टेंट बिट है। तो उसके अंदर देखो आप पूरा एक घर के अंदर गए जैसा था, आपको पूरा अंधेरा अंधेरा रहता। अंधेरा में तो इतना अंधेरा नहीं रहता, लेकिन वो पहले ज़माने के गार शायद वो उन्होंने तराशे या नहीं मालूम मुझे, वो पूरा कुदरती तौर पे पूरा आपको अंडरग्राउंड, यानी कि पूरे आपको ज़मीन के अंदर, ये पूरा ज़मीन के अंदर का है मैं बोल रही हूँ। सो आपको आप जस्ट यहाँ पे देखो स्टेप से ऐसा उतरना पड़ता, अंदर का पूरा विज़िट करना पड़ता। बहुत बड़ा है और थोड़े बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ अंदर की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ वहाँ पे मतलब वहाँ पे नहीं जाए जैसा मना कर रही है, कुछ वहाँ पे काम चल रहा होगा। तो जहाँ तक देखें आपको चश्मे भी मिलते हैं, आपको कुदरती चश्मे भी मिलते हैं, और बहुत बड़े 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 आपको मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत ही अच्छा रहता है। आप एक मर्तबा देखिए, मतलब वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि पहले ज़माने के लोग ऐसे प्लेसेस में थे क्या, मतलब इतना अच्छा रहता। मतलब आपको सूरज की रोशनी तक अंदर नहीं आती, वो तो है, और आपको पानी भी मिल जाता, पानी का चश्मा भी मिल जाता, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की फराहमी बहुत कम रहती और हवा भी आपको बिल्कुल भी नहीं रहती। तो पहले ज़माने के लोग हवा के बगैर कैसा थे नहीं मालूम। तो ऐसा है वहाँ पे। तो जहाँ मतलब वहाँ पे जो थे ना प्लेस, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे हवा भी रखते हैं, यानी मीन्स वो ऑक्सीजन है नहीं मालूम, हवा भी रहती। तो घूमते वक्त आपको बहुत पसीना वगैरह ऐसा गर्मी बहुत होती वहाँ पे। मैं जो बोल रही हूँ मतलब मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो आप भी जाके देखिए, बहुत ही शानदार है। और इसमें से एक बिट आ सकता है ना, तो आप एक मतलब विज़िट करें तो और भी अच्छी तरह से आपको याद होगा कि किस तरह से है बोल के। तो कर्नूल के मोचटला चिंतमानु गवी गार में दस्तयाब हड्डियों के बने औज़ार यहाँ पे आपको देखने के मिलते हैं बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो कौन से हैं ये बोल के हैं, ये बहुत सारे हैं। कर्नूल के बेतमचल्ला में बहुत सारे गार हैं, वो एक ही गार नहीं है। मतलब वो एक ही गार क्यों है, बेलम केव्स बोले तो वहाँ पे हड्डियों के बने औज़ार मिले बोल के वो फेमस है। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गार भी बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो चट्टानी आर्ट यहाँ पे क्या आप जानते हैं बोल के दिया है। देखो, हमारी रियासत आंध्र प्रदेश के बाज़ इलाक़ों में यानादी चिंचू कबायली गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद आज भी शिकारी ग़िज़ा इकट्ठा करने वालों की तरह ही ज़िंदगी बसर करते हैं। तो पहले ज़माने के जो लोग थे चिंचू हैं, वो अभी भी हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश के अंदर मतलब आपको शिकारी ग़िज़ा करने का, इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अभी उनकी ज़िंदगी वही है बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग को और भी कौन से तरीक़े से मालूम है कि पहले ज़माने के लोग थे ऐसा ऐसा करते थे बोले तो रॉक पेंटिंग से ज़रिए से, यानी कि चट्टानी आर्ट के ज़रिए से। तो उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैं, अब हम लोग SGD को प्रिपेयर होने, स्कूल एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर हो रहे हैं, तो
हम लोग पढ़ते, जब बोर मारा तो हम लोग घर वालों से कुछ बातें कर लेते, ऐसा कुछ रहता सुकून के लिए, फ्रेंड से बात करते। तो ऐसा यहाँ पे देखो, शिकारी भी शिकार करके जाके थक जाते थे, तो सुकूनत गाह में अपनी चट्टानों में वो अपने खाली वक्त में क्या करते थे, वो जो जानवर जो शिकार किए हैं उसकी तस्वीर ड्रॉ करते थे। हाँ, उन्होंने ड्रॉ करते थे तो उनको रंग कहाँ मिलते थे, बल्कि आपको डाउट आता होगा। तो रंग की तैयारी के लिए वो क्या करते थे मालूम, इनका टेक्निक देखो बड़ा प्यारा है। रंगीन पत्थरों को कूट कर उन्हें जानवरों की चर्बी में मिला करते थे। क्या करते थे उन्होंने, रंगीन पत्थरों को कूट डाल को अच्छा बारीक कर दे के उनको चर्बी में, जानवरों की चर्बी में मिला के चट्टानों पर मुसव्वरी करने के लिए बम्बू के बने ब्रश इस्तेमाल करते थे। आप अगर बम्बू को देखे होंगे, मतलब वो लकड़ी को देखे होंगे, तो वो कैसा होती, आपको एक मरतबा कट करने पे वो आपको ब्रश के टाइप में दिखाई देती है। आप एक मरतबा देखो, आपको मतलब देखो आप नीले होते, तो वो ब्रश के ज़रिए से क्या करते थे, वो पेंटिंग करते थे बल्कि। लेकिन उनका ज़बरदस्त पेंटिंग थी, वो अभी तक भी नहीं गए वो, शायद गार के अंदर रहने को ऐसे, ना बारिश ना हवा ना उसके ज़रिए से में भी ऐसे ही रह गए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे आपको प्रूफ्स मिल जाते पहले ज़माने के लोग कैसा ड्रॉ करे थे, क्या है पूरा बोल के। तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चिंतकुंटा के गांव में वाईएसआर कड़पा में मद्दनूर मंडल के अंदर, तो ये कहाँ पे, अगर आप कड़पा डिस्ट्रिक्ट है तो आप ज़रूर से जाके देखिए, वहाँ पे आपको एक बिट आ सकती है। ऐसा कुछ देखने के बाद एक्सपीरियंस होते ना, तो आप उसको भूलते नहीं हैं। तो वाईएसआर कड़पा ज़िला मंडल मद्दनूर मंडल में वहाँ पे मौजूद है एक चिंतकुंटा गाँव बोल के। वहाँ पे आके आपको 10 चट्टानी मकामात हैं, 10 चट्टानी, याद रखिए 10 चट्टानी मकामात हैं, जहाँ इब्तदाई दौर के लोगों की बनाई गई तस्वीरें पाई जाती हैं। तो पहले ज़माने के लोग थे वहाँ पे, देखो आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो वहाँ 200 से ज़्यादा तस्वीर सफ़ेद और सुर्ख रंगों में पाई जाती हैं। तो आई थिंक उनको कलर्स उतने ज़्यादा नहीं मालूम, तो शायद वो सुर्ख तो था या सफ़ेद तो भी था, ये दोष थे उनके यहाँ। तो सफ़ेद 200 से ज़्यादा सफ़ेद और सुर्ख रंग थे, लेकिन इनमें सिर्फ 10 तस्वीरें सफ़ेद थे और सुर्ख रंग की तस्वीरें मतलब बहुत ज़्यादा थे, सिर्फ 10 ही थे, और बचत के पूरे बाकी के पूरे आपको सुर्ख में थे। और सुर्ख रंग की तस्वीरों में ऊंचे कोहान वाले बैल की तस्वीर सिर्फ एक हार में है। तो पहले ज़माने के लोगों में से हम लोगों को क्या समझ में आया, तो फ़िलहाल है ये सारे एक तहरी, मतलब उस दौर के अंदर भी बैल था, उस दौर के अंदर भी बैल था, इन्होंने शिकार करे थे बोल के यहाँ पे एक आइडिया आ जाता आपको। मतलब ऊंचे कोहान वाले बैल करने का थे, क्योंकि तो वो जो शिकार करे थे वही उसको ड्रॉ करते ना उसके लिए। तो जो गज़ा इकट्ठा करने से लेकर मुकामी तौर पर एडुला ओला गोंडू के नाम से मतलब माना जाता है। सिंपल सी बात है, देखो आपके दौर में हम लोग मतलब गाय हैं, बैल हैं, उसको हम बैल को हम क्या कहते हैं, ज़राती तौर पे इस्तेमाल करते ना, तो उसी तरह से उस दौर के अंदर भी बैल था बोल के ये ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछ सकता आपको। मतलब ऊंचे कोहान वाले बैल की तस्वीर कौन से कलर की थी, कौन से रंग की थी, बोले तो सुर्ख रंग की थी। वो कहाँ पे वो कहाँ पे कौन से गार में है, बोले तो वो गार का नाम क्या है, बोले तो यद्दुला आउला गोंडू। ये तेलुगु वर्ड है, इसको उर्दू में लिखे तो ऐसे प्रोनाउंस होता। आप इंग्लिश में या तेलुगु में लिख लीजिए, आपको तेलुगु इंग्लिश आती है, मतलब तेलुगु आती है इंग्लिश, आपको इंग्लिश में लिख लीजिए लेटर्स में। यद्दुला आउला गोंडू के नाम से हम उसको याद करते हैं। उसी तरह से आपको हिरन है, बारहसिंगा है, लोमड़ियाँ हैं, गिलहरियाँ हैं, ये सारी की सारी, और इंसानों की तस्वीर भी छुड़ाए गए थे ना, कहीं बोले तो उनको शिकार करने वालों का भी रहना था वहाँ पे ऐसा। तो यहाँ पे देख सकते, देखो ये क्या प्यारा है, ये देखो सुर्ख रंग का जो बैल नुमा है ये। और देखो यहाँ पे ये लोगों के बारे में देखो, ये क्या है, वो तो वाईएसआर कड़पा के चिंतकुंटा गारों में दस्तियाब इब्तदाई लोगों की बनाई गई तीर कमानों के साथ लोगों की तस्वीर और बैल की तस्वीरें। सिंपल सी बात है, ये जो बैल की तस्वीर है जो सुर्ख रंग की है, वो आपको कौन से गार में मिली या उसको क्या कहते हैं, बोले तो यद्दुला आउला गोंडू बोलते, बल्कि आपको याद रखना है। तो ऐसा यहाँ पे हम लोग कहाँ तक आए, यानी कि पेंटिंग्स करते थे, इसके ज़रिए से हमको मालूम हुआ कि पहले ज़माने के लोग हैं बोल के। तो ज़राअत और गलाबानी की तरफ, तो ये कैसा उन्होंने मुड़े, मतलब यहाँ से आग के बाद ज़राअत, फिर उसके बाद मवेशियों का पालन, ऐसा कैसा कैसा हुआ बोल के। लगभग 12,000 साल क़ब्ल ज़मीन पर गर्मी में इजाफा होने लगा। तो क्या हुआ था, गर्मी में इजाफा होने लगा, तो इजाफा होते होते फिर ठंडी भी हो गई। वो ठंडी हो जाने के बाद चारा निकला। अब वहाँ से क्या हुआ बोले तो पौधे, दरख्त, घास, ज़मीनात, ये पूरे सरसब्ज़ शादाबी को फ़रोग़ देने लगे। बारिश हुई, चारा निकला, बड़े बड़े दरख्त होते गए। वो ऐसा क्या हुआ बोले तो दूसरी तरफ घास खोर जानवरों जैसे भैंसों, बैलों, भेड़ियों, बकरियों और हिरणों की तादाद में इजाफा होने लगा। तो इंसान ने इन जानवरों को पालने का आगाज़ किया। तो ऐसा हुआ करते। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या आप जानते हैं हम लोग
मतलब एक चीज़ को समझने के लिए, यानी कि पत्थर के दौर को समझने के लिए, यानी कि उस दौर के अंदर पत्थर का इस्तेमाल करते थे, तो कौन उससे भी क्या करें हम लोग 3 तरह में डिवाइड किए हैं। कैसा? पैलोलिथिक यानी कि पत्थर का कदीम दौर, जो 2.6 मिलियन साल क़ब्ल मसीह से लेकर 10,000 साल क़ब्ल मसीह तक जो पीरियड था उसको हम पैलोलिथिक एज कहते हैं। पत्थर का दरमियानी दौर यानी कि मेसोलिथिक मीन्स ये 10,000 साल क़ब्ल से लेकर 8,000 साल क़ब्ल तक की बात है। पत्थर का नया दौर नियोलिथिक एज है, ये 8,000 से लेकर 3,000 साल का क़ब्ल मसीह का बीच में जो है। पत्थर के दौर को हम 3 तरह से डिवाइड किए हैं, एक पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ओके, उसके बाद पौधों को उगाना, तो हम लोगों को मालूम हो गया, मतलब पहले ज़मीन गर्म हुई, फिर ठंडी हुई, और फिर बारिश होने लगी, और फिर वहाँ पे पौधे उगने लगे। तो हम लोग उसे फिर को मतलब नए नए पौधे कैसा करना, हम लोग ग़िज़ा कैसा इस्तेमाल करना, ये सब कैसा हुआ बोले तो जैसे जैसे सब्ज़ी में इजाफा हुआ तो लोगों ने गौर करना शुरू किया कि कहाँ खाने के लायक पौधे मिलते हैं, कैसे बीज टूटते हैं और ज़मीन पर गिरकर कैसे इनसे नए पौधे उगने लगते हैं। तो ऐसा क्या हुआ बोले तो उगाना भी स्टार्ट करें और उन्हों खाना बदोशी करना छोड़ डालें। अगर ग़िज़ा ख़त्म भी हो जाती है तो हमको ग़िज़ा उगाना आता है, तो हम लोग बाहर बाजू में जाने की क्या ज़रूरत, तो वही खुद पौधे उगाना स्टार्ट किए थे। तो उन्होंने चावल, गेहूँ, बार्ली, दालों, मूंग, माश, ये सब काश्तकार करे। उन्होंने जानवर पालना, रेयरिंग एनिमल्स, तो उसके बाद अब फसल हो रही तो फसल भी उगाते, तो घास किसके लिए? जानवरों के लिए, तो जानवर भी पालना स्टार्ट करे थे। जानवर पालने से उनको क्या क्या फ़ायदे होते थे? उनको गोश्त का गोश्त मिलता, उनका दूध का दूध मिलता, पनीर बनाते, ये सब दूध के लिए, गोश्त के लिए, ये सब जानवरों को पालते थे। लोगों ने इन जानवरों की जंगली जानवरों से हिफाजत करना शुरू की, तो इन जानवरों को भी जंगलियों से हिफाजत करने के लिए भी उन्होंने कोशिशें शुरू किए थे। तो इस तरह लोग काश्तकार से मवेशी पालने या गल्लाबान बन गए। तो खुद उन्होंने काश्तकारी करते थे, शिकार करते थे, वो काश्तकार करते थे, काश्तकारी भी बन गए और साथ में मवेशी पालने वाले भी बन गए। यानी कि जानवरों को मारते थे, अब क्या कर रहे? जानवरों को पाल रहे, ऐसे जानवरों को जो पालतू जानवर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद है रिहायशी ज़िंदगी यानी कि सेटल्ड लाइफ। तो उनको सब कुछ अवेलेबिलिटी था, तो वो क्या कर गए? रिहायशी ज़िंदगी आप वहीं पे गुजर बसर होने लगा। बस आपको ये देखो, ये इसमें थियरी है, आपको समझने की बात है, तरतीब की बात है, किस तरह से आया बोल के पूछने के क्वेश्चन हो सकते हैं, पहले कौन सा आया उसके बाद कौन सा आया बोल के। इसके लिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत कम है, लेकिन इसको नेगलेक्ट नहीं करना, पूरी की तरह से देखना अच्छी तरह से इसको। तो देखिए यहाँ पे आपको किसान गल्लाबानों के पत्थर के औजार, तो पहले ज़माने की गल्लाबान जो थे ना, मवेशी पालन थे, उनके औजार किस तरह से थे? देखो ये ऐसा इस्तेमाल करते थे उन्होंने, और कुल्हाड़ी की धार की शक्ल में इसका इस्तेमाल करते थे चट्टानों को घिस कर। तो ये देखो यहाँ पे ये महफूज रखने के लिए घड़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो आपके ख्याल में इसमें क्या महफूज किया जाता होगा? मैं सोची कि इसके अंदर गोश्त रखे होंगे या बीज वगैरह रखे होंगे, बल्कि क्यों, मैं तो अभी भी थोड़े ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बड़े बड़े गोदाम यानी कि अभी भी हैं, बड़े बड़े ऐसे हाँ, इसके अंदर आके धान को रखते। कैसे मालूम? एक बड़ा गोदाम ऐसा हता, बड़ा हता समझो, यहाँ पे एक सुराख हता, घर में रखते, वो ऊपर से धान डालते, नीचे से लेते रहते, ऐसा वैसा है। तो ये महाराष्ट्र के नावासा में महारीन इस आसार क़दीमा को खुदवाई में मिले औजार। तो ऐसा पूछ सकते ना, ये नावासा कौन से रियासत से ताल्लुक़ रखता है? बोले तो आपको महाराष्ट्र है, ऐसा भी पूछने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश के गांव नांदरा में खुदाई में मिले पत्थर के औजार। तो ये नांदरा ये कौन से रियासत से ताल्लुक़ रखता है? जो खुदवाई में वहाँ पे औजार मिले हैं, या पत्थर यानी कि पत्थर के औजार मिले बोल के, तो ये मध्य प्रदेश है। तो ऐसे चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना है, वही आपको मतलब सबसे अलग, यानी कि आपको ये जो पिक्चर्स होते हैं ना, पिक्चर्स के नीचे के भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ता। तो ऐसा क्या हुआ बोले तो नए पत्थर के दौर के आखिरी हिस्से में लोगों ने मज़ीद टेक्निकी तरक्की हासिल कर ली। देखो पहले आ गया, उसके बाद ज़राअत, फिर उसके बाद गल्लाबानी, उसके बाद मवेशियों को पाले, उसके बाद अब देखो कितने सारे यहाँ पे देखो फिर पौधों को उगए। तो क्या हुआ? बहुत सारी तरक्की हुई। तो वहीं पे क्या हुआ बोले तो कांसे के दौर के इब्तदाई तक ये ग्रोह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए थे। इन ग्रोह में मज़ीद पेचीदगी, रसूमात और रिवायत पर मुश्तमिल तमद्दुन फ़रोग़ पाने लगा, जिनको तहज़ीबें या सिविलाइजेशंस कहते हैं। तो जैसा जैसा ये रिवायत बढ़ती गई तो वैसे वैसे तहज़ीबें बनते गए। तो दुनिया भर 4 अजीम तहज़ीबें हैं, इराक़, मिस्र, हिंदुस्तान, चाइना में वजूद में आए हैं।
आप अगले बाब में हिंदुस्तान की वादे सिंध की तहज़ीब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग था लेसन, वो बहुत ही प्यारा रहता, आपको इसमें से पूछने के चांसेस हैं। तो ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, आंध्र प्रदेश के अहम चट्टानी आर्ट के मकामात पूछ रहा, तो आपको पूछ सकता। अब देखो यहाँ पे ये चित्तूर है, तो चित्तूर में आपको कौन से चट्टानी आर्ट हैं बोले तो रेनीगुंटा है, और आके मकामात के बारे में बता रहा, वेम्पकंडिगा, ऐसा। तो इसे नेम से याद रखना चित्तूर के। अगर आप नेल्लूर के हैं तो नेल्लूर के याद रखना। अगर आपने बोल रहा हूँ मैं, सबके सब याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, कड़पा के हैं, नेल्लूर के हैं, जितने जितने हैं देखो, बलराम, ये रोनोकोंडा मशरक़ी गोदावरी का, और कावली, हिंदी दूध, मतलब ये उर्दू में लिखते ना तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत। तो ये पूरा क्या है बोले तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है, श्रीकालाहस्ती कहाँ पे, कावली हिंदी दूध कहाँ पे, ये पूरा आपको याद रखना है, पूछने का चांसेस है। तो देखो यहाँ पे फरहंग दिया गया है, ये तो हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बिट्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ तक आपका लेसन ख़त्म होता। तो हम लोग इसके अंदर क्या पढ़े बोले तो, आपको सिंपल से अगर हम बात करें तो पहले ज़माने के लोग कैसे थे और वो कैसा आगे बढ़े, वो कैसा अपनी यानी कि काश्त करने वाले बने या किसान बने, बल्कि यहाँ पे दिया गया है। इसमें आके आपको नेगलेक्ट नहीं करना, बहुत कम पॉइंट्स हैं बल्कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, नेगलेक्ट नहीं करना। अगर आपके फ्रेंड्स को मालूम नहीं है यहाँ पे क्लासेस हो रहे बोले तो आपके फ्रेंड्स को बताइए। मतलब बताने पे उन्होंने ज़्यादातर पढ़ लेते क्या कि मेरे से ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है कि, बल्कि नको सोचो, इल्म इंसान के पास से कोई भी नहीं छीन सकता। अल्लाह ताला देना चाहे तो ज़रूर से उस चीज़ को उस शख्स को देता। इसमें आप सेल्फिश ना करें, ओके। एग्ज़ाम के बाद आप सेल्फिश कर ले सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पहले ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आपकी जितनी भी मेहनत है, आप किसी को बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। इल्म के बांटने से क्या होता है, इल्म बढ़ता है। जज़ाकल्लाहु खैर आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।